नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अनेक वीडियोस कोर्ट मैरिज, लव मैरिज पे आपने देखा है, लेकिन 2024 में ये कोर्ट मैरिज, लव मैरिज या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन पे एक बहुत संपूर्ण कंप्लीट वीडियो है, जिसमें मैं आपको स्क्रीन पे एक एक चीज दिखा करके आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज का सही प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है। आपके हर एक कंफ्यूजन को भी दूर करूंगा। अगर आप कोर्ट मैरिज से संबंधित कानूनी चीजों को बारीकी से समझना चाहते हैं तो आपने पहले बहुत वीडियोस देखा होगा। आज का ये वीडियो अलग है, नए अंदाज में है। पूरा देखिएगा ताकि कोर्ट मैरिज से जुड़ी हुई सभी आपकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो सके और सभी सवालों के जवाब मिल सके। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि कोर्ट मैरिज की एज और एलिजिबिलिटी के बारे में, कि कोर्ट मैरिज कौन कर सकते हैं, क्या एज होता है और किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोर्ट मैरिज के लिए ये एज होना चाहिए। क्या ये राज्य वाइज होता है, क्या स्टेट वाइज होता है कि एक स्टेट में कोर्ट मैरिज करने की एज कुछ और है, दूसरे स्टेट में कोर्ट मैरिज करने की उम्र और है। ऐसा तो नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात जो करने जा रहा हूं वो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हिंदू मैरिज एक्ट के। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक कोर्ट मैरिज अगर आप करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कोर्ट मैरिज करने की एलिजिबिलिटी क्या है। मैं आपको एलिजिबिलिटी जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिजिबिलिटी के बारे में वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा और वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि कोर्ट मैरिज की एज होनी कितनी चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट क्या कहता है? हिंदू मैरिज एक्ट सभी हिंदुओं, सभी बौद्ध, सभी सिख और सभी जैन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो मैं बताऊं कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक लड़की की उम्र 18 इयर्स, ये गर्ल्स शुड बी 18 इयर्स। पहला चीज है गर्ल्स शुड बी 18 इयर्स, लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए, ये देख लीजिए। और बॉयज शुड बी 21 इयर्स, मतलब ये एज कंप्लीट होना चाहिए। आपको मैं यह भी बता दूं कि ये अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के में कहा गया है, अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पे पूछा जाता है कि क्या सभी स्टेट का अलग अलग एज है क्या? तो मैं आपको बताऊं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है पूरे इंडिया पर एक ही ये लॉ है, पूरे इंडिया पर लागू होता है मैरिज के लिए। तो स्टेट में स्टेट वाइज लड़के या लड़की की शादी की उम्र में कोई डिफरेंस नहीं होता है। 18 साल लड़की और 21 साल लड़के की उम्र है, तो ये सभी देश के हर राज्य, हर जिले में यही एज एक्चुअल एज होता है। दूसरा चीज है कि दोनों लड़का और लड़की दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड का मतलब होता है कि वो अपने डिसीजन लेने में सक्षम होने चाहिए। ऐसे ना हो बीमार हो, समझ नहीं सकते कि क्या मेरे फैसले होने चाहिए, तो साउंड माइंड होना चाहिए। और तीसरा है नाइदर पार्टी शुड बी करेंटली मैरिड टू एनी अदर पर्सन, अभी के टाइम पे उनकी शादी किसी और से ना हुई हो, उनकी शादी किसी और से ना हुई हो, कोई उनका लाइफ पार्टनर ना हो। अगर लाइफ पार्टनर है तो उससे डिवोर्स हो चुका हो, तभी आप शादी कर सकते हैं। तीसरा जो है वो ये है कि पार्टीज, ये जो 1, 2, 3 और ये चौथे में पार्टीज शुड नॉट विद इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। जो पार्टीज यानी कि जिनको शादी करनी है वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, यानी कि बहन और भाई के बीच में शादी नहीं हो सकती, सौतेले पिता और बेटी के बीच में शादी नहीं हो सकती। ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, प्रतिबंधित संबंध माने जाते हैं, इसमें आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये चौथा है। पांचवा जो है वो कहता है बोथ पार्टीज मस्ट फ्रीली एग्री टू मैरिज, दोनों के ऊपर बिना किसी दबाव के, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, दोनों बिना दबाव के शादी करने के लिए तैयार हो, ये एक कंडीशन होता है जो पांचवा है। और छठा कंडीशन है, अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करना है तो पार्टनर्स मस्ट बी इंडियन, बट ये है कि अगर कोई फॉरेनर है और वो भी हिंदू है तो वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक गवर्नड होते हैं। तो ये मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक आप शादी करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है। अब सेकंड, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कई लोग बात करते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है जी? क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में क्या अलग अलग चीजें हैं? तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप शादी हिंदू मैरिज एक्ट में करें या स्पेशल मैरिज एक्ट में करें,
एलिजिबिलिटी बिल्कुल सेम होता है। मैं आपको इन दोनों एक्ट का डिफरेंस भी आगे बताऊंगा, जब आप आगे के वीडियोस में आगे देखेंगे तो मैं बताऊंगा कि दोनों एक्ट में क्या फर्क है। पहले मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि सेम ही क्राइटेरिया है। जैसे एक नंबर पे एज के लिए है, दोनों का एज 18 और 21 होना चाहिए, दोनों का कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए, सेम ही है, ठीक है। और दोनों साउंड माइंड होना चाहिए, फ्री कंसेंट दोनों का होना चाहिए, पार्टीज जो है प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होने चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। ये आपको ये सारे जो है सेम है, जो मैंने आपको हिंदू मैरिज एक्ट का बताया था वही स्पेशल मैरिज एक्ट में भी है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरी होते हैं अगर कोर्ट मैरिज आपको करना है, तो डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको बताऊं डॉक्यूमेंट्स, ये आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। डॉक्यूमेंट को लेकर के आपके मन में जो सवाल है उसका भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहला चीज तो ये डॉक्यूमेंट्स के लिए जो जरूरी है कि मैरिज एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली साइंड बाय बोथ पार्टी। जब आप शादी करने के लिए जाते हो तो एक एप्लीकेशन आपको मिलता है, उस एप्लीकेशन को दोनों को साइन करना होता है। तो ये एक पहला चीज हो गया। दूसरा चीज है रिसिप्ट ऑफ फी पेड, जो फीस हम जमा कराते हैं उसका रिसिप्ट होना चाहिए, ये सेकंड हो गया। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट ऑफ बोथ पार्टीज, एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। एज प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, आपकी 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पर भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, नंबर 1। नंबर 2 होता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 3 होता है ड्राइविंग लाइसेंस। ये 3 डॉक्यूमेंट मेनली माने जाते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी एज है कितनी। तो इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास में है तो एज प्रूफ के लिए वो कंसीडर किया जाता है। चौथा है जो 1 2 3 4 जो चौथा पॉइंट है कि आपके पास में रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए वैसे कहने को तो ये है कि आप आधार कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस ये भी होना चाहिए, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सभी जगह आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया है। आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, उसी को रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। और पांचवा एफिडेविट होता है। एफिडेविट मतलब दोनों पार्टीज एफिडेविट देती है कि मैं साउंड माइंड से यानी अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के यह निर्णय कर रही हूं कि मुझे शादी करनी है, या कर रहा हूं कि मुझे शादी करनी है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरी एज पूरी हो चुकी है, तो इसके लिए एक एफिडेविट दिया जाता है। छठा होता है कि पासपोर्ट साइज फोटो दिया जाता है। ये अलग अलग होता है, कहीं पे 2-2 कॉपीज लगते हैं, कहीं 5-5, कहीं पे 6-6 कॉपीज लगते हैं। तो ये अलग अलग पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ्स होते हैं कपल के, मान के चलिए कि आपके टोटल मैक्स टू मैक्स फोटो जो लगेगा 8 लग सकता है एक व्यक्ति का, यानी ब्राइड का 8, ग्रूम का 8 मैक्सिमम। सातवां जो है कॉपी ऑफ डिवोर्स, अगर डिवोर्स हो रखा है, अगर सेपरेट है तो डिवोर्स की कॉपी चाहिए, कॉपी ऑफ डिवोर्स ऑर्डर। और अगर पार्टनर की पहले से शादीशुदा है और आपके पार्टनर की डेथ हो चुकी है तो डेथ का सर्टिफिकेट। तो ये आपका, तो ये डॉक्यूमेंट्स हो गया कि इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि मैं कई वीडियोस में मैंने बताया कि एज प्रूफ चाहिए होता है आपको, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए होता है, और एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। तो आईडी प्रूफ के लिए जो है पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब कंसीडर किया जाता है, लेकिन मेनली 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, वो एज प्रूफ और रेजिडेंस प्रूफ। ये 2 चीज तो बिल्कुल जरूरी होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि विटनेस के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। विटनेस का 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड हो जाए, पैन कार्ड चलेगा, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रेजिडेंस ऑल्सो। तो उसमें यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस हो जाए, आधार कार्ड हो जाए, या कोई और पासपोर्ट है वो भी चल जाता है विटनेस के तौर पे। नॉर्मली आपको मैरिज करने के लिए 2 विटनेस या 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है टोटल, मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि ब्राइड की तरफ से 3, ग्रूम की तरफ से 3 नहीं, टोटल 2 से 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं कहीं पे पेरेंट्स को ही विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है और कहीं कहीं पे कोई भी विटनेस हो सकते हैं। ये प्लेस टू प्लेस डिफर करता है, अलग अलग होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर फॉरेन नेशनल है, मान लीजिए आप जिससे शादी करने जा रहे हैं आपके पार्टनर फॉरेन नेशनल है, तो उस केस में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट होता है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट विद वैलिड वीजा। आप देश में आए हैं, आपके पास पासपोर्ट भी होगा, इंडिया आए पासपोर्ट भी होगा, आपके पास वैलिड वीजा, एक्सपायर नहीं होना चाहिए,
वैलिड वीजा भी होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग स्टे इन इंडिया ऑफ वन ऑफ द पार्टीज फॉर मोर देन 30 डेज। एक्चुअली में जो फॉरेन पार्टनर है उनके 30 दिन रुके हुए होने का प्रूफ होना चाहिए, बट ये केवल तब जरूरी होता है जब आपकी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट में हो रही हो। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में यानी मैरिज करके अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा रहे हैं तो आप 30 दिन से इंडिया में रुके हुए, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप जब टेलीफोन पे हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगे तो इस बारे में और डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट तब है जब आप एसएमए के थ्रू आप मैरिज को करना चाहते हैं, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। एनओसी और मैरिटल स्टेटस आपको चाहिए होता है, वो आपके एम्बेसी से, जो इंडिया में आपके कंट्री की जो एम्बेसी है वहां से आप एनओसी के साथ ही वो मैरिटल स्टेटस भी बता देते हैं। इसमें कहते हैं कि इस कंट्री के किसी भी व्यक्ति यानी इंडिया के किसी भी व्यक्ति से अगर आप शादी करते हैं तो कोई एतराज नहीं है और आपका मैरिटल स्टेटस ये है। तो वो इसका डिटेल आपको देते हैं, यानी कि फॉरेन पार्टनर की एम्बेसी जो इंडिया में है वहां से एनओसी मिलता है। इनकेस एनओसी ना मिल पाए तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन होता है जो आप फोन पे बात करेंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको बहुत देर से इंतजार होगा कि मैं स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहा हूं, आखिर डिफरेंस क्या है इन दोनों एक्ट के बीच में। तो डिफरेंस में आपको सबसे पहले जल्दी से आपको बता देता हूं कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डिफरेंस की अगर मैं बात करूं एप्लीकेबिलिटी की, पहला डिफरेंस हम क्या देख सकते हैं अगर मेजर तरीके से देखें तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ओपन टू इंडिविजुअल्स ऑफ एनी रिलीजन और नो रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो किसी धर्म को माने या अलग अलग धर्म को भी दो लोग मान रहे हैं और आपस में शादी कर रहे हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसी एक्ट के थ्रू इंटर रिलीजन मैरिज होता है। जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में केवल ये हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख के ऊपर एप्लीकेबल होता है। दूसरा अगर मैं कह रहा हूं रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि जो उसमें शादी होता है वो काइंड ऑफ एक रजिस्ट्रेशन ही होता है, वो मैंडेटरी होता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकता। जबकि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में कर रहे हैं और आपने केवल रिचुअल्स परफॉर्म कर लिया तो आपकी शादी हो जाती है। हालांकि रजिस्ट्रेशन, उसमें भी कई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स है, रजिस्ट्रेशन को बोला गया है कि आपको जरूर कराना है, फिर भी कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन अभी भी ऑप्शनल है। हिंदू मैरिज एक्ट में अभी भी ये ऑप्शनल। जो तीसरा है डिवोर्स है। डिवोर्स जो होता है, हालांकि यहाँ पे ये गलत स्लाइड में लिखा हुआ, मैं इसको कट कर देता हूँ। ये सेम एसएमए के थ्रू ही डिवोर्स गवर्न होता है। डिवोर्स अगर लेना है तो एसएमए के थ्रू ही डिवोर्स आप ले सकते हैं, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर डिवोर्स लेना होगा तो आपको एचएमए के थ्रू ही डिवोर्स, यानी दोनों एक्ट में डिवोर्स का भी प्रोसीजर बताया गया, उसके थ्रू आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब आता है इनहेरिटेंस। अगर आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हुई है तो प्रॉपर्टी वगैरह का कैसे होगा। तो सक्सेशन टू प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट। ये एप्लीकेबल होता है अगर आप एसएमए के थ्रू शादी करते हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट में जो गवर्न होता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक ही गवर्न किया जाता है, जो आपका इनहेरिटेंस वगैरह होता है। सेरेमनी की अगर मैं बात करूं तो सेरेमनी में कोई एसएमए में किसी भी तरह के सेरेमनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कोई सेरेमनी ना भी करो तो चलेगा, लेकिन आपको हिंदू मैरिज एक्ट में सेरेमनी की रिक्वायरमेंट होती है। कन्वर्जन, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में दो धर्म के बीच में अगर शादी हो रही है तो कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जबकि अगर एक हिंदू है, कोई दूसरे धर्म से है और आपको हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करनी है तो हिंदू में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। तो ये एक मोटा डिफरेंस मैंने आपको स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट का बताया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मैं अगले स्लाइड पे बात करूं कि डिफरेंस ऑफ कोर्ट मैरिज एंड मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि बार बार कहा जाता है भाई आप कोर्ट मैरिज करा रहे हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फर्क क्या होता है दोनों में, उसको भी आइए देख लेते हैं। देखिए, कोर्ट मैरिज जो ऑफिशियली कोर्ट मैरिज बोला जाता है ना, कि जब आप कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाके शादी करते हैं, उसको कायदे से कोर्ट मैरिज बोला जाना चाहिए। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जब कभी भी कोई कपल फैमिली के बगैर शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, तो उसको भी चाहे किसी भी प्रोसीजर से कर रहे हो उसको भी कोर्ट मैरिज बोला जाता है। लेकिन कानूनन क्या होता है तो मैं आपको बताऊं कि कोर्ट मैरिज उसे कहते हैं जब आप एसएमए के थ्रू करें, और मैरिज रजिस्ट्रेशन उसे कहते हैं जब आप हिंदू मैरिज एक्ट में
मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, या फिर कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में अगर आपका मैरिज रजिस्टर्ड होता है तो उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत माना जाता है कि आपका मैरिज, यानी पहले से आपने मैरिज किया हुआ था और फिर आपने मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लिया, दैट इज कॉल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन। ये आप HMA में भी कर सकते हैं, मुस्लिम लॉ में भी कर सकते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं और कंपल्सरी में भी कर सकते हैं। जबकि कोर्ट मैरिज जो कोर्ट में जाके परफॉर्म होता है, विदाउट सेरेमनी परफॉर्म होता है, वो केवल और केवल आप SMA में कर सकते हैं। अब आता है कि इसको परफॉर्म कहां कर सकते हैं, तो परफॉर्म्ड बाय मैरिज रजिस्ट्रार। SMA हमेशा मैरिज रजिस्ट्रार या SDM कोर्ट में परफॉर्म किया जाता है। और मैरिज रजिस्ट्रेशन में आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होती है, चाहे आप टेंपल में करें या फिर आप आर्य समाज में करें, मैरिज हो चुकी है, उसका प्रूफ लेकर के हम जाते हैं और मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के लिए 30 दिन के नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहाँ पे कोई नोटिस पीरियड नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कोई नोटिस पीरियड नहीं है, आपका ये काम बहुत जल्दी हो जाता है। तीसरा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मुश्किल प्रोसेस होता है, जबकि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना सेम होता है, मतलब जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तीसरा जो नेक्स्ट है, मैं पॉइंट लिख दूं, 1 2 3 4 5 पॉइंट हम बात करें, फिफ्थ पे बात करें। फिफ्थ, ये कोर्ट मैरिज जब हम करते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, तो इसको हम बोलेंगे कि एक सेकुलर सेरेमनी है, यानी कि आप हिंदू मुस्लिम आपस में शादी कर रहे हैं, किसी के भी रिचुअल्स के हिसाब से नहीं परफॉर्म हुआ, आपने कोर्ट में शादी किया, पेपर साइन किया और हस्बैंड वाइफ बन गए, तो एक सेकुलर सेरेमनी हम बोल सकते हैं। जबकि अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं तो नेचुरली ये एक रिलीजियस सेरेमनी हो जाता है कि भाई हिंदू धर्म के हिसाब से जो परफॉर्म करना चाहिए वही होगा। और स्पेशल मैरिज एक्ट एक्सपेंसिव के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जबकि मैरिज रजिस्ट्रेशन, केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन अगर कराना हो तो उससे कम एक्सपेंसिव होता है। अगर मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, केवल मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो थोड़ा कम होता है। इसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन जो होता है, जिस जगह पे मैरिज आप परफॉर्म करते हो वहां पे हो सकता है, या जहां ब्राइड और ग्रूम रहते हैं वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जबकि कोर्ट मैरिज, आप ब्राइड और ग्रूम जहां रहते हैं वहीं पे आप स्पेशल मैरिज एक्ट में कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन को भी कोर्ट मैरिज बोला जाता है, और कोर्ट मैरिज जो स्पेशल मैरिज एक्ट में होता है उसको भी कोर्ट मैरिज बोला जाता है आम भाषा में। दोनों के सर्टिफिकेट में क्या कोई डिफरेंस होता है, ये आपके मन के सवाल होंगे, तो ये अब मैं FAQs में इसको कवर करूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि इज मैरिज रजिस्ट्रेशन द सेम एज कोर्ट मैरिज। नंबर 1 सवाल यह है, तो मैं आपको बताऊं बिल्कुल सेम होता है, कोई अलग नहीं होता है, केवल सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होता है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट या अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट। लेकिन सर्टिफिकेट का वैल्यू दोनों ही केस में बिल्कुल सेम होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी एक में ज्यादा प्रेफरेंस होती है और किसी एक में कम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरा, आर देयर एनी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर कोर्ट मैरिज? नो, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, एक ही होता है, चाहे HMA में करें चाहे SMA में करें, एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। तीसरा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कोर्ट मैरिज? प्राइमरी पर्पस ऑफ कोर्ट मैरिज ये है कि पेरेंट्स एग्री नहीं हो रहे तो आपने अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज कर दिया। दूसरा, आपको बहुत सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करना है, लीगल तरीके से कोर्ट मैरिज करना है, बहुत कम खर्चे में अपनी शादी को परफॉर्म करना है, तो कोर्ट मैरिज उस केस में बेटर होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन, कोर्ट मैरिज बहुत बेटर ऑप्शन होता है। और चौथा है, कैन कपल्स चूज द लोकेशन फॉर कोर्ट मैरिज? कपल के पास में लोकेशन चूज करने का जो ऑप्शन होता है वो ये होता है कि देखिए, देश में 3 तरीके से जुरिडिक्शन बनता है। पहला, जहां ब्राइड रहती हो, जहां ग्रूम रहते हो, जहां दुल्हा जहां दुल्हन रहते हो, एक वो जगह, वहां पे आप मैरिज कर सकते हैं। या फिर जहां आप जाएं किसी और जगह पे, दोनों चले जाएं, वहां जाकर के मैरिज परफॉर्म कर लें, तो वहां पर भी आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इस तरीके से जुरिडिक्शन क्रिएट होता है। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि कोर्ट मैरिज को और भी आपने थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझा होगा, प्रॉपर तरीके से समझा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। 2024 का कोर्ट मैरिज का सबसे लेटेस्ट अपडेट है ये, उम्मीद है आपको इस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।